प्लीज स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन कर अस्सलाम वालेकुम ऑल। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। माय नेम इज डॉक्टर शाइस्ता एंड आई एम डॉक्टर ऑफ जनरल मेडिसिन एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन। इसके अलावा आई हैव डन योगा थेरेपी कोर्स फ्रॉम इंडिया in which we learn about how yoga is helpful to treat the mental and physical disease. Beside this, I'm running a wellness company online, which is Roots of Wellness by Dr. Shaista, जिसमें मैं mental health और physical health coaching करती हूँ। आज का सेशन जो है वो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी डिसऑर्डर के हवाले से है। लेट मी ओवरव्यू दिस सेशन। सबसे पहले हम समझेंगे कि पर्सनालिटी क्या होती है। ओवरव्यू इसलिए दे रही हूँ कि कुछ लोग अगर समझते हैं कि वो उससे रिलेटेबल हैं या उनको इसको सीखना है तो वो ज्वाइन रह सकते हैं, लेकिन अगर जिनको लगता है कि वो इससे रिलेट नहीं कर पा रहे तो वो अपना टाइम जो है वो सेव कर सकते हैं। ओके, बेसिकली सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि पर्सनालिटी क्या होती है, ठीक है, और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, बेसिकली इस चीज की डेफिनेशन क्या है। फिर हम सिग्निफिकेंस देखेंगे कि क्यों हमें सीखना जरूरी है। मैं कोशिश करूंगी इसमें कम से कम टर्मिनोलॉजीज यूज की जाए ताकि एक आम फहम जबान में आपको समझ आए, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं समझ नहीं आता तो आप मैसेज पे पूछ सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्लस्टर्स की बात हो रही है विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिफाइन करूंगी। और कुछ जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अगर एक शख्स के अंदर ये पाए जाते हैं। और फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हैविंग रिलेशनशिप विद पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिस शख्स को पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उस शख्स के साथ क्या प्रॉब्लम है और वो शख्स जिसके साथ रह रहा है, यानी आप अगर किसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर के शख्स के साथ रह रहे हैं या आपके करीबी कोई रिलेशनशिप में है, इवन आपके बॉस, आपके मदर फादर, या घर में बेटा बेटी बहन भाई कोई भी है तो, या दोस्त अहबाब, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपके ऊपर आ सकते हैं। और अगर फैमिली मेंबर्स में है तो उसके असरात बच्चों पे क्या आ सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे अपने इस पूरे सेशन पे। आप चाहें तो क्वेश्चन भी कर सकते हैं दरमियान में भी। और क्योंकि इंट्रोडक्शन का टाइम थोड़ा सा कम रहता है जूम में, तो इसलिए सबसे इंट्रोडक्शन नहीं ले रही हूँ, सॉरी। लेकिन इंशाल्लाह फिर मैं क्वेश्चन करूंगी तो आप लोग जरूर इंटरेक्ट कीजिएगा। ओके, सबसे पहले समझते हैं कि पर्सनालिटी क्या है और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सदियों से जो है वो शख्सियत पे हमेशा ही जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनका एक गौर फिक्र रहा है कि शख्सियत क्या होती है और शख्सियत के पन्ने किस तरह से पढ़े जा सकते हैं एक शख्स के, और किस तरह से उसको इवेल्युएट किया जा सकता है। लेकिन पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे जो गुफ्तगू की गई है, या पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है ये क्वाइट थोड़ा सा नया है साइकोलॉजी में, कोई 100 150 साल पुराना है। बट पर्सनैलिटी के ऊपर जो है वो कई पुरानी किताबों में देखा गया है कि उस पर बात की जाती रही। तो व्हाट इज पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी इज एनी पर्सन कलेक्शन ऑफ बिहेवियर, यानी कि एक ऐसे शख्स, कोई भी शख्स जिसका एक बिहेवियर, जो हमारे बिहेवियर होता है, हमारी कॉग्निशन होती है, हमारे इमोशनल पैटर्न्स होते हैं, उसकी एडजस्टमेंट होती है लाइफ के साथ। यानी हर इंसान की एक लाइफ के साथ एडजस्टमेंट होती है ना, कि वो किस तरह से इमोशंस पे रिएक्ट करता है, या उस पे उसके बारे में सोचता है, जिंदगी के बारे में उसके क्या ख्यालात हैं। ठीक है, ये सब एक इंटर रिलेटेड पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, जो कि खासे स्टेबल होते हैं। यानी एक शख्स के अंदर पैदा होते हैं वो, तो वो स्टेबल होते हैं थ्रू आउट द लाइफ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए चेंज हो सकती हैं। वैसे कहा जाता है कि पर्सनैलिटी जो वो कांस्टेंट होती है, लेकिन कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं जो कि चेंज किए जा सकते हैं पर्सनैलिटी। ठीक है, अब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है? पर्सनैलिटी तो हर किसी की होती है, डिफरेंट किस्म के टेस्ट भी हैं, इस पे बात भी बहुत की जाती है, कुछ लोग अपने टेस्ट भी लेते हैं, इंट्रोवर्ट है एक्सट्रोवर्ट है, वो एक डिफरेंट मैटर है। लेकिन हम आज बात करेंगे पैथोलॉजी के हवाले से, यानी कि डिजीज के हवाले से, या उसकी में आईवी गड़बड़ के हवाले से, डिसऑर्डर के हवाले से। ठीक है, तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है? आप अपने व्यूज भी शेयर कर सकते हैं। क्या आप माशरे में ऐसे लोगों को देखते हैं, या ऐसे लोगों से आपको यकीनन जो है वो इंटरेक्ट
हुआ होगा कभी ना कभी, कि जिनके पैटर्न्स जो काफी मेल अडॉप्टिव होते हैं, जो आपको समझ नहीं आते, आपको लगता है कि थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, आपको लगता है ये समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कि इनका बिहेवियर कैसा, नहीं समझ आता, कभी कुछ है कभी कुछ है। तो कॉम्प्लेक्स है, समझ में नहीं आ रहा, ये इस तरह की चीजें आपके जहन में आती हैं कभी, चैट बॉक्स में जरूर डालिएगा। मेल अडॉप्टिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर का एक ऐसा पैटर्न, कॉग्निशन का एक ऐसा पैटर्न, एटीट्यूड बिहेवियर का एक ऐसा पैटर्न, इनर एक्सपीरियंस का एक ऐसा पैटर्न जो कि उस सोसाइटी के और उस कल्चर के एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट हो, उसको हम कहते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर। बहुत बड़ी डेफिनेशन इसकी है, लेकिन उसको बहुत ही मतलब पूजे में बंद किया गया है। इससे ज्यादा कहीं वास्ट जो है पर्सनालिटी डिसऑर्डर की डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन सिंपल सी बात है, पर्सनालिटी को कैसे समझेंगे कि एक इंटर रिलेटेड बिहेवियर, कॉग्निशन, इमोशनल पैटर्न, लाइफ एडजस्टमेंट जो कि एक शख्स के अंदर मौजूद है, जो कि रिलेटिवली स्टेबल है, विच इज पर्सनालिटी। और इसी को जब हम कहेंगे दिस इज, अगर यही पैटर्न जो है मेल अडेप्टिव एडेप्टिव हो जाए, तो उसको हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहेंगे। सिंपल इज दैट। सिग्निफिकेंस क्यों है, क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर को? वैसे तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो जो हेल्थ सॉरी मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, स्पेशली साइकोलॉजिस्ट। मैं आपको अपना एक और इंट्रोडक्शन देना भूल गई। एक्चुअली आई हैव डन बीएस इन साइकोलॉजी टू, सो आई एम वर्किंग एज अ मेंटल हेल्थ कोच टू। सो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ये चीजें इतनी ज्यादा अब प्रॉब्लमेटिक होती जा रही हैं लोगों, क्योंकि हम एक सोशल एनिमल हैं, हमें लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, और उस इंटरेक्शन की वजह से हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है, अच्छा बुरा जो भी, ठीक है। तो मैं ये चाहती हूँ ये चीजें जो है वो आम लोगों तक भी पहुंचे। सही है। तो सिग्निफिकेंस यही है इसकी कि ये बहुत इसेंशियल है प्रोफेशनल के लिए भी, लेकिन एक आम इंसान के लिए भी बहुत इसका जरूरी है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा पड़ता है हमारी डेली फंक्शनिंग पे, हमारी ओवरऑल वेलबींग पे, और हमारे रिलेशनशिप्स पे। तो कॉमन टाइप्स क्या है? वैसे तो DSM-5 एक क्राइटेरिया है साइकोलॉजिस्ट का हमारा। वो इस DSM-5 किसे कहते हैं, जैसे हम कोई टेस्ट कराते हैं ना, जैसे कोविड है तो हमें पता है कोविड के सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है, हम सबको पता है कोविड के सिम्टम्स क्या होते हैं, कि कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे आम बुखार को कोविड से। इसी तरीके से हमारा एक पैटर एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है विच इज कॉल्ड DSM-5। तो DSM-5 के थ्रू हम जो है वो अपने सिम्टम्स को मिला के डायग्नोज करते हैं। तो बेसिकली DSM-5 के थ्रू 3 क्लस्टर जो है वो बताए जाते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के। एक क्लस्टर, मैं ये क्लस्टर इसलिए बता रही हूँ, इसलिए नहीं कि आपको प्रोफेशनल्स बनाना है, आपको इसलिए बता रही हूँ कि थोड़ा सा इजी हो जाता है इसे समझना। क्लस्टर ए में वो पैटर्न्स बिहेवियर आता है जो कि ऑड होता है, ठीक है, थोड़ा सा ऑड होता है, डिफरेंट होता है, हम इसको आगे समझेंगे इंशाल्लाह। क्लस्टर बी में ड्रामेटिक इमोशनल टाइप के जो का जो बिहेवियर होता है वो आता है। क्लस्टर सी में फियरफुल, एंशियस, परेशान कुन बिहेवियर जो है वो हमें देखने में आता है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि जो टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्लस्टर ए में क्या है। क्लस्टर ए में जो है सबसे पहले है शीजोटाइपल। स्कीजोफ्रेनिया का नाम आप लोगों ने सुना है कभी? चलिए हम फटाफट जो है आप लोग थोड़ा सा ऑन बोर्ड आए, अपने माइक को म्यूट से हटाएं, और थोड़ा सा इंटरेक्शन करते हैं। शीजोफ्रेनिया का नाम सुना है किसी ने? यस। शीजोफ्रेनिया जो है वो एक बीमारी है, जिस किसी को हो जाती है वो बेचारा जो है वो उस तवम्मुआत का शिकार हो जाता है, यानी कि वो हेलुसिनेशन, इल्यूजन का शिकार हो जाता है, यानी जो चीज मौजूद होती है नहीं, उससे वो नजर आ रही होती है वो, और यानी कभी वो दीवारों से बातें करता है, और बेसिकली हेलुसिनेशन और डिल्यूजन वाली बीमारी होती है, उसको हम शिजोफ्रेनिया को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ शिजोटिपिकल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डिस्कस करें। इसमें क्या होता है कि एक शख्स के साथ ऑड किस्म के बिलीव जो है वो जुड़ जाते हैं, जैसे उसकी मैजिकल थिंकिंग है, या फिर कोई एंजल्स हैं जो उसकी इबादत कर रहे हैं, या कोई एंजल्स हैं जो उससे काम करवा रहे हैं, इंटरपर्सनल जो है उस तरह की डिफिकल्टीज हैं पैदा होना शुरू आती हैं। क्लस्टर ए में ही एक पैरानॉइड आती है, जिसमें एक सस्पिशियस डिटैचमेंट हो जाती है सोशल रिलेशनशिप से और इमोशनल एक्सप्रेशन से, इसको हम पैरानॉइड कहते हैं। बहुत ज्यादा इसको हमें समझने की जरूरत नहीं, आगे मैं इसको बहुत सिंपल करके बताने वाली हूँ। क्लस्टर बी में बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। इसमें इंस्टेबिलिटी होती है रिलेशनशिप में, सेल्फ इमेज अच्छा नहीं बना हुआ होता, ठीक है, यानी सेल्फ इमेज में डाउटफुल बहुत ज्यादा होते हैं ऐसे लोग। अलॉन्ग विद मार्क्ड इम्पल्सिव, इम्पल्सिव किसे कहते हैं? अगर इम्पल्सिव की डेफिनेशन किसी को पता है तो काइंडली बताएं। इम्पल्सिव मीन्स के किसी, इम्पल्सिव मीन्स के मतलब एकदम से कुछ कर लेना, एकदम से कोई भी डिसीजन ले लेना बगैर सोचे समझे। हाँ, बिना सोचे समझे एक रिएक्शन, कहते हैं ना कि खवातीन बहुत इम्पल्सिव होती हैं।
तो इम्पल्सिव से मुराद ये कि एकदम से एक दिल में ख्याल आया फौरन कर देना, सोचे समझे बगैर। जैसे हम कभी कभी करते हैं, इम्पल्सिव शॉपिंग करते हैं, इम्पल्सिव रिएक्ट करते हैं, टू सम एक्सटेंट तो ये ठीक है, कभी कभी तो चलता है, वो हार्मोनल जो है वो चेंजेस आते हैं तो वो चलता है। लेकिन अगर यही चीज पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाए और मुस्तकिल हो जाए तो फिर हम इसको कहते हैं ये पर्सनैलिटी, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का एक पार्ट होता है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसके बारे में हम पिछली कई उसमें भी जिक्र कर चुके हैं, लेकिन जो लोग नए हैं वो जाहिर बात है फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। पर्सनल नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर और बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर सबसे ज्यादा कॉमन है। ठीक है, सबसे ज्यादा कॉमन नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, और इसके लिए हम एक बाकायदा 45 मिनट के एक सेशन रख सकते हैं इसके सिम्टम्स को डिस्कस करने के लिए और इनके जो ट्रेट्स हैं उसको डिस्कस करने के लिए, विच इज वेरी हेल्पफुल इन अवर डे टू डे लाइफ। ठीक है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है कि इसके अंदर ग्रैंडियोसिटी बहुत पाई जाती है। ग्रैंडियोसिटी क्या होती है कि खुद को सबसे ज्यादा अफजल समझना। ठीक है, यानी कि इसको अगर हम एक लाइन में डिफाइन करें कि फिरौन की जितनी भी ट्रेट्स थी ना, वो सब नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ट्रेट्स थे। ठीक है, नीड फॉर एडमायरेशन, इनको एनी टाइम एडमायरेशन की नीड होती है। एम्पैथी जो है वो बहुत कम होती है। आप पार्टिसिपेंट से कोई बताएगा कि सिंपैथी और एम्पैथी में क्या फर्क होता है? सिंपैथी मीन्स के जैसे किसी को तकलीफ हो रही हो तो आप उसको बोले हाँ मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हें तकलीफ हो रही हो क्या, सॉरी हम्म। सॉरी तुम्हें तकलीफ हो रही है। एंड हाँ हाँ एम्पैथी मीन्स कि अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो आप उसकी तकलीफ को एज इट इज फील कर रहे हैं, हाँ जैसे माँ हाँ, एक बच्चे के दर्द को फील करती है। बहुत अच्छा डिफाइन किया आपने। मुझे एम्पैथी को डिफाइन करने में जरा प्रॉब्लम होती है, समझ में बहुत आता है, लेकिन आप एम्पैथी को किस किस तरह से डिफाइन करें। बहुत अच्छा बताया आपने। एम्पैथी बेसिकली यही है, जैसे माँ एक बच्चे की तकलीफ को फील कर लेती है, यानी उसकी उसको जब बच्चे को तकलीफ हो रही होती है तो वो आपको भी हो रही होती है। इसी तरीके से कुछ लोग जो है वो, ये गॉड गिफ्टेड होता है, एम्पैथी जो है वो डेवलप नहीं की जाती, ये गॉड गिफ्टेड होती है कि वो आप हर इंसान के पेन को अपने अंदर फील करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एम्पैथी। थोड़ी बहुत हर किसी के अंदर होती है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर बहुत ज्यादा होती है। सही है। तो लेकिन जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, इनके अंदर ना सिंपैथी पाई जाती है और ना ही एम्पैथी पाई जाती है। बिल्कुल ही निल निल होता है सब कुछ। ठीक है, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पर्सनालिटी डिसऑर्डर, क्योंकि इसमें जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटी, जितने भी क्राइम करने वाले लोग आपको नजर आएंगे, छोटे मोटे क्राइम से बड़े क्राइम तक, उनके अंदर कभी आप लोगों ने सोचा है, पार्टिसिपेंट्स आप लोगों ने कभी सोचा है कि कभी जहन में तो आया, मेरे तो अक्सर जहन में आता है कि जो लोग जेल में जाते हैं, ठीक है, उन्हें पता होता है कि मैं ये काम करूंगा, ये मैं मर्डर करूंगा, वो लोग जो वाकई ऐसा करते हैं, तो मैं कभी कभी सोचती थी कि आखिर क्यों ऐसा करते हैं। लाइक हम अगर टीचर से की सजा से बचना है तो करके जाते थे ना होमवर्क, और जब ऐसे करके नहीं जाएंगे तो हमें पता है सजा मिलेगी, तो इतनी छोटी सी चीज है, लेकिन उनको पता होता है कि अगर वैसा करेंगे तो उनको फांसी हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद वो इतना ज्यादा रिस्क लेते, तो किस तरह का उनका जहन होता होगा। ये सवालात मेरे जहन में अक्सर आते थे बचपन में। आप लोगों के जहन में कभी आया हो तो मुझे जरूर बताइए। लेकिन वो क्यों होता है? क्योंकि उनको एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। छोटी मोटी चोरी से लेकर बड़े बड़े क्राइम तक जो लोग इसमें मुलविस होते हैं, दे आर इन दिस कैटेगरी, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये आप बचपन से भी नोट कर सकते हैं, ऐसे बच्चे जो 12 13 7 8 साल की उम्र में जो है आपको रिस्की बिहेवियर के अंदर नजर आएंगे। बहुत रिस्की, क्योंकि उनके पेरेंट्स की तरफ से बहुत कॉन्फ्लिक्शन रहती है या बच्चे पे तवज्जो नहीं दी जाती, तो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो तवज्जो हासिल करने के लिए इस तरह की चीजें करते हैं। तो फिर ये आगे चल के एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। लाइक वो, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा, आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे कि वो जुर्म करते हैं, जेल में जाते हैं, वहां से आने के बाद वो ऐसे रहते हैं जैसे लगता है कि उनको कुछ हुआ ही नहीं है, या मतलब लाइक उनको लगता है कि किसी किस्म को शर्मिंदगी नहीं होती। तो ये जो इस टाइप के लोग हैं वो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में आते हैं। इवन ये क्या, एडल्ट हैं, उनको आदत सी हो गई है दूसरों की चीजें लेने की, उन दूसरों का हक मारने की। ठीक है, उनको पता है कि ये लॉ हम तोड़ेंगे तो हम जेल में जाएंगे, फिर भी वो ऐसा करते हैं। तो वो तमाम जो है वो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में फॉल करते हैं। क्लस्टर सी में अवॉइडेंट और हाइपर मेरे पास सेंसिटिविटी आ जाता है। जी। एक एक क्वेश्चन है मेरे पास ये जो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में आपने बताया, तो कुड यू से कि इन लोगों को एक हाई मिलता है ये गलत काम करने से? उनको कैसा मतलब फील होता है, आप ये उन लोगों पूछ को रहे हैं? अच्छा फील होता है ये करने के बाद ना, आई गेस। हाँ, दे आर इन, वो रिस्की बिहेवियर होता है उनका, वो उनको इससे कोई परवाह ही नहीं है कि आगे उनके साथ क्या होना है, बिकॉज दे डोंट तो लव देयर सेल्फ और दे डोंट लव देयर हाँ, सोसाइटी।
जो वो उनके अंदर होता है वो उसको प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं आगे। अच्छा सही। दे लॉट्स फील ऑफ लाइक कि जो हेट। होगा देखा जाएगा। हाँ जी। मतलब उनका थिंकिंग यही होती होगी कि जो होगा देखा जाएगा। हाँ, जो होगा देखा जाएगा इसलिए होता है, बिल्कुल ये बिहेवियर, लेकिन वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है बिकॉज दे कंटेन्स लॉट्स ऑफ हेट फॉर देम सेल्फ। ठीक है। बचपन से जिस बच्चे को कोई तवज्जो या इस तरह की चीज नहीं मिलती है, मोहब्बत प्यार नहीं मिलता, कॉन्फ्लिक्शन मिलता है, या उनके पेरेंट या उनकी फैमिली में से जो केयर गिवर हैं वो किसी सब्सटेंस अब्यूज का शिकार होते हैं। सब्सटेंस अब्यूज का मतलब ये है कि कोई ना कोई नशावर चीजों का इस्तेमाल, ये जब सब चीजें देखकर वो बड़े होते हैं तो उनको तवज्जो नहीं मिलती है, तो उनको खुद से नफरत हो जाती है। ठीक है। दे डोंट लव देमसेल्फ। तो वो जो हेट है वो उसको क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं आगे लोगों के अंदर। ठीक है। और जिसके थ्रू वो पावर गेन करना चाहते हैं। यस। एक और चीज होती है, दे वांट पावर। अब वो पावर जो है वो किसी भी रिस्की बिहेवियर के थ्रू भी हो सकता है, क्योंकि अगर उनको लगता है कि हद से हद क्या होगा कि मुझे जेल हो जाएगी, शर्मिंदगी उनको है नहीं। ठीक है। वो उनको कोई परवाह ही नहीं कि अगर जेल हो भी जाती है तो कोई मसला नहीं है। तो या फिर हम ज्यादा मार दिए जाएंगे तो अच्छा है कि जिंदगी से हमें छुटकारा मिल जाएगा। सो दीज काइंड ऑफ बिहेवियर इज फॉल इनटू एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। क्लस्टर सी में अवॉइडेंट और हाइपर सेंसिटिव क्रिटिसिज्म आ जाता है, जैसे सोशल इनहिबिशन, फीलिंग ऑफ इनएडिकेसी। यानी उनको हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब समझ रहे हैं ना, कि बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी। एक होता है सेंसिटिव, एक होता है हाइपर सेंसिटिविटी। तो इतने ज्यादा हाइपर सेंसिटिविटी उनकी बढ़ जाती है क्रिटिसिज्म से, सोशल इनहिबिशन से, और उनके अंदर फीलिंग ऑफ इनएडिकेसी होती है, यानी मैं एडिकेट नहीं हूँ, मैं मुकम्मल नहीं हूँ, मैं कहीं ना कहीं मेरे अंदर फॉल्ट है और मेरे अंदर कोई जो है वो खूबी नहीं है। इस तरह की सेंसिटिविटी हो जाती है, क्रिटिसिज्म वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये क्लस्टर सी में आता है। डिपेंडेंट भी एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होती है जिसमें क्लिंगिंग बिहेवियर होता है पेशेंट का, मतलब यानी कि वो इतने क्लिंगिंग होते हैं कि उनको हर चीज में जो है ना वो उनको सपोर्ट चाहिए। उनको हर वक्त एक्सेसिव जो है वो केयर चाहिए। दे हैव एक्सेसिव नीड टू बी केयर ऑफ। इसी तरह ऑब्सेसिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। ये बेचारे जो है इनके साथ ये इशू होता है कि वो परफेक्शनिज्म की तलाश में इतना ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं कि उनको लगता है कि हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, और आगे चल के वो एक ऑब्सेसिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है उनका ये बिहेवियर। और वो क्या होता है कि कोई चीज अगर साफ नहीं है तो उसको बार बार साफ करना है। जैसे टेबल है तो उसको 50 दफा साफ करना है, और घर है तो उसको 10 दफा साफ करना है। तो मतलब अगर कहीं पे कुछ ताला लगाया है तो उसे बार बार देखना है कि ये बंद हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये चीजें जो है वो बिहेवियर बढ़ जाता है, तो वो ओसीडी में चला जाता है, जिसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसी तरह बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर को सबसे ज्यादा जो कॉमन है, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। देखें, कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स ऐसे हैं, ये बात हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको ध्यान में रखिएगा। कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, जैसे बिलफर्ज कोई शख्स जो है वो जैसे मैंने आपको बताया शीजोफ्रीनिया का शिकार है, हेलुसिनेशन डिल्यूजन हो रहा है उस बेचारे को, ओसीडी हो रही है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो है वो उसको मसला हो गया, हर चीज में ऑब्सेशन हो गई है। ठीक है। या कोई और मसला है, ये सब्सटेंस अब्यूज का वो शिकार है, तो उस तरह डिप्रेशन का पेशेंट है, एंजाइटी डिसऑर्डर का पेशेंट है, ये सिम्टम्स अगर इस तरह के आ रहे हैं, ये तमाम चीजें बिल्कुल अलग हैं। क्यों अलग है? क्योंकि इस किस्म की जो प्रॉब्लम में, इस किस्म की जहनी बीमारियों में क्या होता है कि पेशेंट जो है वो उस चीज को समझता है कि मैं बीमार हूँ। ओसीडी का पेशेंट हर सूरत समझेगा कि मैं बीमार हूँ। डिप्रेशन एंजाइटी का पेशेंट, उसको पता है कि मेरे साथ ये मसला है, और वो कभी ना कभी राजी हो जाते हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए, क्योंकि वो बीमार होते हैं। ठीक है। उनको पता होता है कि मैं बीमार हूँ। बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट को भी ऐसा लगता है कभी कभी कि वो ठीक है, उनके साथ ये मसला है, अगर उनको रियलाइज करवाया जाए। लेकिन जिस प्रॉब्लम के साथ, मैं आपको ये नहीं सिखा रही हूँ कि आप डायग्नोज करना सीखें, क्योंकि दे आर टू मच ओवरलैपिंग। इवन हम प्रोफेशनल के लिए भी किसी भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डायग्नोज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सिम्टम्स जो है ना वो बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग करते हैं। लाइक शीजोटेपल जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, उसके बहुत सारे सिम्टम्स जो नार्सिस्टिक से मिलते हैं। नार्सिस्टिक के बहुत सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर बॉर्डर लाइन से मिलते हैं। बाइपोलर के भी बहुत सारे जो है वो डिसऑर्डर जो है वो ओसीडी से मिलते हैं। आप एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ओवरलैपिंग बहुत होता है, लेकिन उसके लिए कुछ प्रोफेशनल जो है वो टेस्ट होते हैं, वो करवाए जाते हैं, उसके थ्रू वो कंफर्म होता है। ठीक है। तो वी आर नॉट हेयर टू डायग्नोज समवन, बट एक थोड़ी सी इंस्टिंक्ट, एक थोड़ी सी नॉलेज हमारे अंदर जरूर होनी चाहिए कि हाँ, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है, इस शख्स को प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। मैं ये चाहती हूँ कि ये चीज आपके अंदर डेवलप हो।
और थोड़ा सा आप इस चीज को भी समझे कि क्या चीज जो है वो रुकने वाली होती है किसको, क्योंकि हमारे यहाँ आजकल बहुत रिवाज है ना मशवरे देने का और काउंसलिंग करने का। अच्छी बात है, और स्पेशली कराची में हम एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं। वैसे तमाम दुनिया के लोगों में ये पाया जाता है कि जो एम्पैथिक लोग होते हैं वो चाहते हैं दूसरों की हेल्प करें, लेकिन हमें पता होनी चाहिए कि हम कहाँ किसकी हेल्प कर सकते हैं और कहाँ हम किसकी हेल्प नहीं कर सकते। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिस चीज के साथ आ जाता है, ये बात जहन में रखिएगा कि ये लोग बीमार तस्वुर नहीं किए जाते, बिकॉज दे आर वेरी चार्मिंग। जब आप इनसे मिलते हैं तो दे आर वेरी चार्मिंग, वेरी इंटेलिजेंट। ये हर किसी को ना अपने अंदर मैग्नेटिक, इनके अंदर एक खुसूसियात होती है, करिज्मेटिक पर्सनैलिटी होती है। पहली नजर में जो है ना ये दूसरों को अपनी जानी बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं, और उनकी कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है कि जिससे ये पता चले कि वो बीमार है, अनटिल अनलेस आप उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, काफी अरसे से रह रहे हैं, काफी सालों से रह रहे हैं। इवन 5 साल 10 साल के बाद भी लोगों को नहीं समझ में आता है कि वो बीमार है। तो क्या है कि वो खुद को बीमार तस्वर नहीं करते। वो मैं ये नहीं कह रही हूँ, जैसे किताबें कह रही हैं, 90% लोग जो है वो कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाते। शायद 5 to 10% ऐसे लोग हैं जो इस चीज को समझते हैं उनके साथ की प्रॉब्लम है, लेकिन बहरहाल वो इनक्योरेबल होता है। लेकिन हेल्प हम इसको आगे डिस्कस करेंगे कि क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। लेट्स डिस्कस बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में इंटेंस फेयर ऑफ अबैंडनमेंट पाया जाता है, अनस्टेबल रिलेशनशिप्स, सेल्फ इमेज का प्रॉब्लम, इसके अलावा इम्पल्सिव बिहेवियर, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इम्पल्सिव बिहेवियर जो है वो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का की सिम्टम है। ठीक है, उनको ये फियर होता है कि वो कहीं से अबैंडन ना कर दिए जाएं, कोई उनको नीचे नीचे ना दिखा दे, उनके रिलेशनशिप भी अनस्टेबल ही रहते हैं। तमाम पर्सनालिटी डिसऑर्डर के रिलेशनशिप अनस्टेबल ही रहते हैं। सेल्फ इमेज का बड़ा प्रॉब्लम होता है इनके साथ। ठीक है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा शो ऑफ का प्रॉब्लम भी हो जाता है। वो हर छोटी छोटी चीजों को वो शो ऑफ कर रहे होते हैं ताकि उनको एक एडमायरेशन मिल सके, और उनको ये फियर जो है वो उनके अंदर से खत्म हो सके कि कोई अबैंडन ना उनको कर दे। ठीक है, अब चैलेंजेस क्या होते हैं इनके, ज्यादातर इमोशनल डिसरेगुलेशन, सेल्फ हार्म की टेंडेंसी बीपीडी बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में बहुत ज्यादा होती है। खुद को तकलीफ पहुंचाना, खुद को नुकसान पहुंचाना, सुसाइडल हो जाना कभी कभी। और जाहिर सी बात है कि स्टेबल रिलेशनशिप को मेंटेन करना मुश्किल। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो इट इज वेरी कॉमन। यानी कि अगर मैं कहूँ कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर में से अगर आप 10 पेशेंट्स को एक साथ बिठा दें जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर के हैं, तो 6 से 7 जो लोग हैं वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार होंगे, जो कि बीमार लगते ही नहीं है। ठीक है, तो इनके ट्रेट्स और बिहेवियर क्या होते हैं, यहाँ तक का कोई किसी का क्वेश्चन है तो बताएं, फिर हम एनपीडी को लेकर आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने कभी फील किया है कि कोई अपनी लाइफ में कभी किसी से इंटरेक्ट हुआ हो, फैमिली में या किसी से भी, कि फील किया होगा कि कुछ गड़बड़ है, मतलब इतना मुश्किल कोई कैसे हो सकता है? कोई शेयर करना चाहेगा कोई ऐसा वाकया कि जिसमें उनको लगा कि कोई कोई पर्सन जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है? हाँ, आई लिव विद यस सच यस यस, पीपल प्लीज प्लीज। जो कि मतलब आपके सामने आपको कुछ कह रहे हैं और फिर जैसे ही उनके अपना कोई आएगा तो उसके सामने बिल्कुल ही ऑपोजिट बात कह रहे हैं। एंड देन हम्म फिर कोई बाहर का इंसान आएगा, नहीं बिल्कुल ही आउटसाइड ऑफ द फैमिली कोई इंसान आएगा तो हम्म उसके सामने हम्म ऐसे बन जाएंगे फरिश्ता कि जैसे हमने तो कुछ भी नहीं किया था। तो तो कॉम्प्लेक्सिटीज है ना, आपको आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या था, आप ये कंफ्यूज सही हो है या जाते वो हैं कि सही। ये मतलब हु इज द रियल पर्सन, आप ये हु कंफ्यूज हो इज द जाते हैं। रियल पर्सन, यस 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 यस। कॉम्प्लेक्स पीपल, बॉस है या टीचर्स में, बाका कभी कभी पेरेंट्स में, हर जगह जो ये प्रॉब्लम है। सो अच्छा, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर को मैं डिस्कस करने से इससे पहले ही बता दूं कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक अलग चीज है, नार्सिज्म एक अलग चीज है। ठीक है, नार्सिज्म बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, आपकी सोच से भी ज्यादा कॉमन है। इवन अगर आप नार्सिज्म को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ ट्रेट्स जो है हमारे अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो नार्सिज्म, और जो कि अगर हमें पता है ना, उस देखो उसी को कहते हैं ना कि नफ्स की वो करना, एहतिसाब करना। जब हम चीजें पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम किस तरह से मजीद, अगर हम नार्सिज्म को पढ़ते हैं तो हम अपना एहतिसाब भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो बाज़ अवत क्या होता है कि किसी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ रहने की वजह से, या फिर उनके हो सकता है किसी के जो केयर गिवर होते हैं वो खुद भी एनपीडी होते हैं, तो उसकी वजह से बच्चों के अंदर पैदा हो जाती हैं चीजें। तो अगर वो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। ठीक है, तो नार्सिज्म के सिम्टम्स किसी किसी में पाए जा सकते हैं, लेकिन वो रेक्टिफाई हो सकते हैं। लेकिन किसी को भी हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं कह सकते अगर किसी के अंदर नार्सिज्म के साइन एंड सिम्टम्स पाए जा रहे हैं तो, अनटिल अनलेस कि वो
बिल्कुल पैथोलॉजिकल हो जाए। जैसे मैंने क्या बताया कि पर्सनैलिटी जो है वो स्टेबल होती है, बहुत मुश्किल से चेंज होती है। तो लेकिन वो चेंज ना होने वाले हों और बहुत वो साइकोपैथ हो जाएं, तो फिर हम उसको कह सकते हैं कि हाँ ये एनपीडी है। लेकिन अगर किसी के अंदर कुछ आई हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स पाए क्वेश्चन। जा रहे हैं। यस। अगर कोई इंसान जैसे फॉर एग्जांपल यंग एज में हम्म मतलब यंग अडल्ट में नार्सिसिज्म हम्म की आदत है, ठीक है, वो एक भी नार्सिसिस्टिक नार्सिसिज्म है उसमें, राइट, हम्म एंड हम्म टिपिकल नार्सिसिज्म वाला बिहेवियर है उसका, कैन दैट हम्म पर्सन ओवर टाइम डेवलप एनपीडी यस, अगर वो इस अगर चीज को उसको चेंज ना रियलाइज किया नहीं, जाए? हाँ अगर उसको रेक्टिफाई नहीं किया जाए, उसको देखा नहीं जाए, उसको डायग्नोस नहीं कराया जाए, उसको रियलाइज ना करवाया जाए कि हाँ आप ये हाँ, गलत कर रहे हो, तो फिर वो एनपीडी में कन्वर्ट हो सकता है। मोस्टली जो राइट। है वो एनपीडीज है ना, जैसे ज्यादा सिम्टम्स जिनके अंदर पाए जाते हैं वो बाय बर्थ ही होते हैं, मतलब यानी कि आपको 8-9 साल के अंदर 10 यानी एडल्ट होने होने तक आपको अंदाजा हो जाता है इस चीज का। हम्म ठीक है। सो क्या ट्रेट्स होते हैं, बिहेवियर होते हैं सबसे ज्यादा इनके अंदर जो जो दूसरों से इनको अलग करता है, वो है ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंडियोसिटी का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा खुद को, यानी फिरौनियत, यानी कि मैं हूं और बस मेरे आगे कोई नहीं है, आई एम समथिंग। तो फैंटेसीज होती हैं इनकी अपनी सक्सेस के हवाले से, नीड ऑफ एडमायरेशन हद से ज्यादा होती है, और एम्पैथी बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। ठीक है, जो चैलेंजेस हैं वो क्या है, वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, वर्क रिलेटेड इश्यूज हैं, पोटेंशियल जो है वो एक हेल्थ कंडीशन भी इनकी जो है वो अक्सर मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब रहती है, जो कि ये एक्सेप्ट नहीं करते कभी भी, और कभी भी किसी डॉक्टर के पास या किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाने से गुरेज करते हैं, वो खुद को प्रॉब्लम में मतलब समझते ही नहीं। एंटी सोशल के बारे में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि जितने भी सोशल नॉर्म्स हैं, जितने भी सोशल जो क्या कहते हैं लॉ है, उसको उसको वायलेट करने वाले जितने भी लोग हैं, वो सब एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में फॉल करते हैं, क्रिमिनल बिहेवियर होता है उनका। सो नार्सिज्म जो है वो बहुत कॉमन है, और हमने बता दिया कि इसके इसके जो तकरीबन, अगर नार्सिज्म की मैं बात करूं तो इसके कम से कम भी तो अब तक जो एक नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए लैब भी बनाया गया है, जो कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर लैब कहा जाता है उसे, अमेरिका में। सो अभी तक जो इनके ट्रेड्स जो डायग्नोस हो चुके हैं वो तकरीबन 36 हैं, 36 या 38 है। तो सबको यहाँ डिस्कस करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो 3 चीजें हैं वो हमेशा याद रखिएगा कि इनके ट्रेट और बिहेवियर में शामिल होता है, चाहे ये किसी भी स्टेज पर हो। इनके अंदर ग्रैंडियोसिटी, फैंटेसीज, एडमायरेशन, लैक एक्सेसिव नीड ऑफ एडमायरेशन और लैक ऑफ एम्पैथी, ये 3 चीज अगर आपको किसी के अंदर नजर आ रही है, तो आप वहां पे रेड फ्लैग समझ जाइए कि देयर इज समथिंग फिशिंग फिशिंग। ठीक है, रेड फ्लैग है ये 3 चीजें, ग्रैंडियोसिटी, अ कांस्टेंट एंड हाई नीड ऑफ एडमायरेशन एंड द लैक ऑफ एम्पैथी। ओके। अच्छा, इसको थोड़ा सा आप और एक्सप्लेन कीजिएगा, क्योंकि ये तो बहुत ही मुश्किल से ये चीजें हम जज कर सकते हैं। ये 3 चीजें जो आप बता रही हैं, कुछ थोड़ा हम्म सा और आसान कि हम कैसे इसको, मतलब हम तो इस फील्ड में है नहीं, तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है कि हम किसी की पर्सनालिटी हम्म में ये चीजें करें। नहीं, ये बहुत आसान है एक्चुअली, क्योंकि हम देखते तो जरूर है, लेकिन क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं होती तो हमें समझ नहीं आती है इस चीज की। देखिए, नीड ऑफ एडमायरेशन हर इंसान का हक है। ठीक है, कि अगर कोई किसी ने कुछ अच्छा किया है तो हम सब हम्म, एडमायरेशन चाहते हैं, सही है, हम्म, एक इंसान की फितरत है एडमायरेशन। लेकिन कांस्टेंट और हाई नीड ऑफ एडमायरेशन जो है ना, वो बहुत ज्यादा मसला करती है। जैसे कि ये क्यों पैदा होता है एडमायरेशन की कांस्टेंट नीड, बिकॉज सेल्फ स्टीम बहुत लो है। इतनी लो सेल्फ स्टीम है कि मैं क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त ही नहीं, इतनी सी यानी जरा सी भी क्रिटिसिज्म, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव क्यों ना हो, उसको मैं टॉलरेट नहीं कर सकती। ये एक बहुत अच्छा सिम्टम आपको मिल जाएगा। चाहे वो किसी मतलब बहुत ही नॉलेजेबल इंसान से भी आ रहा हो, किसी मतलब हाँ कोई हाँ ऐसी हाँ, फिगर जो कहीं कि से भी आ रहा हो, तालीम याफ्ता हो। बिल्कुल बिल्कुल कहीं से भी आ रहा हो, बिकॉज दे फील दैट कि दे आर कंप्लीट, दे फील दैट कि दे आर ग्रैंडियोस, मतलब उनके अंदर ग्रैंडियोसिटी होती है, उनको पता होता है कि वो कुछ हैं, और उनको हर जगह जो है ना वो एक्स्ट्रा एडमायरेशन मिलनी चाहिए। ये यानी यानी कि कि ये वो अगर, वाले लोग होते हैं जो कि एक कहते हैं कि तरह सिर्फ से मैं ही उनका सही हूँ एहसास और मेरी ही बात बराबरी सही है। होता है। यस, जितने भी पॉलिटिशियन हैं दे आर ऑल एनपीडीज। सही है, मैम, पॉलिटिशियन के इसका अंदर मतलब हम तो देख ये है कि सकते हैं उनमें एक तरह से एहसास बरतरी होता है। बहुत हाँ, ज्यादा यानी कि होता है, जैसे कि मैं सही हूँ और मेरे अलावा कोई सही नहीं हो सकता। और कोई हो ही नहीं सकता है। इफ आई एम नॉर्मल, सी, इफ आई एम नॉर्मल, ठीक है ना, तो मैं हम्म क्या कहूंगी
कि यस, ये मेरा नजरिया है, ये मेरा परसेप्शन है। प्लीज अपनी कॉल म्यूट कर दें, प्लीज कॉल म्यूट कर दें। बिलफर्ज अगर मैं नॉर्मल हूं अगर, तो मैं क्या कहूंगी कि ये मेरा परसेप्शन है कि गिलास आधा खाली है। दिस इज माई परसेप्शन। ठीक है, आपका परसेप्शन डिफरेंट है, बट आई एम ओपन टू रिसीव योर परसेप्शन। ठीक है, मैं ओपन हूँ कि आपके जो आइडियाज हैं, आपकी चीज है, वो मैं उसको उस पर गौर करने पे बिल्कुल तैयार हूँ। आप बिल्कुल अपनी जगह सही होंगे, लेकिन मेरा परसेप्शन ये है कि गिलास आधा खाली है, आपका परसेप्शन ये गिलास आधा भरा हुआ है, बट आई एक्सेप्ट बोथ।